members from the zoology department teaching as well as non-teaching, and non-teaching members from other departments. Very good afternoon to all, and I welcome you all to zoology department for this wonderful event. Basically ਅਸੀਂ एक series of events चला रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ lab staff ਨੂੰ ਇੱਕ training ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. Already very trained members are there. Rather, I feel very proud to tell you that मैं खुद ASC कॉलेज का स्टूडेंट रहा from 94 to 99 और कई फिजिक्स के बंदे जिन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करते हैं लैब के इस टाइम तो भी बहुत केमिस्ट्री के जिंदा सर को तो बहुत वधिया चीज़ां होंगे सी उस वे भी जो बहुत वधिया तरीके प्रैक्टिकल करवाते थे, लेकिन हम थोड़ा जहा जो मैथड्स है बदल गए। पहले थोड़े ग्रुप मैथड होंगे हम कई इस तरह के इक्विपमेंट साढ़े को आ गए नवी नवी ग्रांट आने नाल जिन्हों की अपकीप करने के लिए सानू थोड़ा जहा अपने मैथड्स को मॉडर्नाइज करना चाहिए है और टाइम टू टाइम सानू अपग्रेडेशन करनी पैंदी सानू नीड हैगी है साडी ट्रेनिंग की। एक तो गल्लां होर हैगियां कि जिस तरह पहले एक शेड्यूल ऑफ वर्क बनना होंदा सीगा एंड वो शेड्यूल ऑफ वर्क मेरे ख्याल सारे बनाते थे। एक हफ्ते का सैटरडे को बन जाता है और मंडे को लगता है कि प्रैक्टिकल्स करने हैं जिहदे लिए आपां नूं पहले अवेयरनेस हो जाती सी और पहले ही प्रैक्टिकल का समान सारा प्रोवाइड कर दिता जाता है जिहड़ी कि प्रैक्टिस बंद हो गई काफ़ी देर तो। सो वो जी प्रैक्टिस एक तो दोबारा रिवाइव करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर को कि यह प्रैक्टिस एक दोबारा रिवाइव करिए कि जिस सानू पहले पता हो बिफोर हैंड और हर एक प्रैक्टिकल का एक छोटा जहा एक मॉड्यूल जहा टाइप का बनया हो ताकि उसी बच्चों सर्कुलेट कर सके पहले के बच्चे जो पढ़ के आना। प्लस जो भी लैब इंचार्ज है वो मैनुअल होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किहड़े कैमिकल्स की मेरे को रिक्वायरमेंट है, किहड़े कैमिकल मैं कल देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ा बाकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट खराबियां वगैरह होंगे हैं कुछ भी चीज़ा वो भी असी कई इलैक्ट्रॉनिक्स तो एक बार असी वर्कशॉप करवाई सी कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के भी किहड़े इक्विपमेंट्स नूं असीं नॉर्मली ठीक कर सकते हैं अपने लैवल पर। आज वी हैव टू स्पीकर्स, डॉक्टर दीपक वधावन एंड ही विल स्पीक ऑन म्यूजियमोलॉजी, म्यूजियम की केयर कितना करना। कई स्पैसीमेंस है साढ़े को जिहड़े कि और तुहानूं जान के खुशी होगी कि zoology डिपार्टमेंट जो म्यूजियम है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम इन जलंधर एरिया। इस एरिया सब तो बड़ा म्यूजियम है और इतने कई रेयर स्पैसीमेंस भी जोड़े है साढ़े को पे और उन्होंने केयर किस तरह करनी है, फॉर्मलिन कदों ऐड करनी है, किस तरह जो छुट्टियां हो जाती हैं तो सारी चीज़ असी केयर करवाई दी है इन्होंने को तो किस तरह ये करते हैं उस तो पता ही है कल भी असी एक इस तरह की वर्कशॉप की थी फिजिक्स डिपार्टमेंट और जिस तरह पुलिस जी ने दसिया तुहानूं कि एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जी असी सारे डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये रूटीन होनी चाहिए है, रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट की कि वो साल के घट्टो घट्ट दो जिहड़ियां ने इस तरह की वर्कशॉप जरूर ऑर्गेनाइज कर वन इन एवरी समैसटर। हर समैसटर के एक इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए है ताकि जो भी नवीं चीज़ां साडे कोल आईयां असी उहदी यूज के बारे उहदे रख रखाव के बारे या उहदी माइनर रिपेयर्स को लैके अपने स्टाफ को ट्रेन करिए। हर लैबोरेटरी के हर सबजैक्ट के चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, वो कुछ एक्सपैरीमेंट्स तो वक्रे हो सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ा उन्होंने कॉमन होंगी। हैंडलिंग ऑफ कैमिकल्स जो है वो कॉमन है सारे और तुम पता कि डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स है MLT का मैडिकल लैब टैक्नीशियन जिहदे अलग अलग तरह के टेस्ट करने या क्लीनिकल टेस्टों के बारे में दसिया जाता है। तो वो अगर वो एक साल का या 6 महीने का कोर्स है इसका मतलब कि जो भी वो टेस्ट करते हैं उन्होंने पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि तुसीं किहड़े इक्विपमेंट किस तरह यूज़ करने। तो फिर कॉलेजों के स्कूलों के जो असी लैब टैक्नीशियन की गल करते हैं जो लैब अटेंडेंट की गल करते हैं लैब असिस्टेंट्स की गल करते हैं तो उन्होंने वास्ते ट्रेनिंग क्यों नहीं, क्या वो ये चीज़ ट्रेनिंग लैके आए हुए कितने? मैं नहीं लगता कि साडा कोई भी स्टाफ मैंबर ऐसा होए जिन्हें कोई इस तरह की ट्रेनिंग ली हो लैब में काम करने वास्ते। लेकिन असी सीधा ही बंदा लिया के लैब के इम्प्लांट कर देंगे उन्होंने कहते हैं तू अज तो बॉटनी लैब के कभी ट्रांसफर करता फिजिक्स के कभी केमिस्ट्री करता कभी असं बायोटेक्नोलॉजी कर देंगे हैं। क्या पता सानू कि वो बंदा कॉन्फिडेंट है वो सारे एक्सपेरिमेंट में हैंडल कर दे। इस चीज़ की क्या ट्रेनिंग की लोड़ नहीं। कोई भी काम जो है बिना ट्रेनिंग तो बिना प्रैक्टिस तो नहीं किया जा सकता। अगर कोई जोलॉजी के टीचर की क्या जाए तो फिजिक्स जाके पढ़ा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ट्रेनिंग की जाए जोलॉजी ट्रेनिंग है, फिजिक्स वाले की फिजिक्स ट्रेनिंग है, हिस्ट्री वाले की हिस्ट्री की ट्रेनिंग है।
जो चीज़ उन्हें पढ़ी है, जिस चीज़ मास्टरी है, वो वही चीज़ करवा सकता है। उस तरह मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि साढ़े सारे के सारे जो लैब स्टाफ हैगा उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए है अपनी अपनी लैबोरेटरीज की। तो जो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਦੀ ਬੋਟਨੀ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। तो हर आदमी ਨੂੰ हर लैब ਦੇ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬਦਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, डॉक्टर ऋषि ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ दूसरा लैब सेफ्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਕੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਟਨੀ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ नेचर कुछ होर है, केमिस्ट्री और फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नेचर ਉਹਦਾ ਹੋਰ है, लेकिन थोड़ा बहुता कितना किते आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਨੀਤ ਪੁਰੀ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ और बाकी डिपार्टमेंट भी अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ को कितना कितने डॉक्यूमेंट करें। और मैं चाहूँगा कि ये कैलेंडर जोड़ा हैगा ये डेस्क कैलेंडर की फॉर्म में या किसी भी तरह का एक टेबल कैलेंडर की फॉर्म में लिया के तो अलग अलग स्कूलों के कॉलेजों के भी भेजा जाए, जिथे साढ़े टीचर जाते हैं या साढ़े पेरेंट्स को अगर वो चीज़ पहुँच सके तो ऑटोमैटिकली ये कॉलेज की एक एडवरटाइजमेंट है ताकि लोगों तक कोई मैसेज पहुँचे कि डिपार्टमेंट वाइज देखो कितनी वधिया वधिया एक्टिविटी जड़ियाँ वो कॉलेज होंगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और IQAC के साढ़े को कन्वीनर डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी, डीन अकैडमिक डॉक्टर नवजीत और बाकी स्टाफ मैंबर साढ़े को बैठे हैं। मैं इतने आके सारे का जी आया कहना उन्होंने और धन्यवाद करना कि उन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया इतने आके और साढ़े स्टाफ मैंबर की हौसला अफजाई की। और जिस तरह मैं कल कहा सीगा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बाद वर्कशॉप तो बाद कुछ ना कुछ कैरी होम मैसेज लैके जरूर जाने की लोड़ होंगी है कि कल फिजिक्स के असी एक या दो चीज़ां सीखियां, अज ज़ूलॉजी असी की सीख के जाना। इस तरह ही हौली हौली जो बंदे का जो ज्ञान बढ़ता है या वो जो नॉलेज है वो बढ़ता है। तो इन्होंने शब्दों के नाल ही तुहाडा सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेष तुहानूं कि इस जो वर्कशॉप है तुसीं इहदे विच जो चीज़ां ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट दे विच हैगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिहड़े कि ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के आज अंदर पहली बार आके तो चीज़ां देखणगे सारियां, उन्होंने वो चीज़ां नहीं देखियां होणगीਆਂ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तरह का कॉलेज भ्रमण कह लो या लैब भ्रमण कह लो, लैब की यात्रा कह लो कि सारिया लैब्स का तुहानूं मौका मिल रहा जान के देखने का कि किहड़े डिपार्टमेंट में की चीज़ हैगी है। और तुसीं नैचुरली ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के जिहड़े लैब अटेंडेंट्स है उन्होंने पूछोगे भी कि इहनूं किस तरह यूज़ करते हो या ये किस काम आंदा है, तो यही साडे ज्ञान दे विच जिहड़ा वो वाधा होएगा। तुहाडा सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। zoological museum means there will be presence of animals. zoology department का किसी भी zoology department का जो असली स्ट्रेंथ होती है उसका म्यूजियम होता है, because there you have kept specimens or animals of all kinds of variety, not of one kind, कई तरह के जानवर रखे होंगे। अब जानवर डिफरेंट है, उनका अपकीप उनका संभाल वो भी डिफरेंट होगा और होना भी चाहिए। Why? Because any and every animal cannot be preserved in the same manner. और अगर आपने म्यूजियम में एनिमल को तैयार करना है उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में प्रोक्योरमेंट, क्यूरेशन एंड देन स्टोरेज, तीन हिस्से। आई रिपीट, फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट, दूसरा क्यूरेशन, थर्ड स्टोरेज। Now, when we talk about this aspect of procuration,
और प्रिक्योर कैसे प्रिक्योर करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू सी वो जानवर वो किस जगह पे मिलता है। हम बात करते हैं, एक टर्म है अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट है क्या? अगर मैं मच्छी ढूंढनी कहां जाऊं मैं? अब वैसे पानी में मीन मच्छी जो मच्छी नाम नहीं दिया जाएंगे ना पानी में। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली मच्छी पकड़ना चाहते हैं। जैसे फिश ऑफ सी में जाएंगे, सॉल्ट वाटर, मीठे पानी के लिए पॉन्ड्स में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे। अब वहां से आके अपनी फिश पकड़ने के अगेन देयर डिफरेंट। हर एक जानवर के लिए स्पेसिफिक एरिया है, वहां जाकर आपको विजिट करना पड़ेगा, वहां से प्रिक्योर करना पड़ेगा। प्रिक्योरमेंट के कई तरीके, ट्रैप्स हैं, नेट्स हैं, हर तरीके के हमारे पास मटीरियल्स हैं, वो हमारे पास ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल है। फिश पकड़ने के लिए कास्ट नेट है। ये सिंपलेस्ट प्रिजर्वेशन है, वेट प्रिजर्वेशन। उसके बाद आते हैं ड्राई प्रिजर्वेशन। ड्राई प्रिजर्वेशन के दो फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट है ट्रॉफी फॉर्म। इसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को लिया, नार्कोटाइज किया, किल किया, जब कंप्लीटली डेड हो गया तब उसके वेंट्रल साइड पे हम कट देंगे, उसके अंदर का विस्का सारा बाहर निकाल देते हैं। आंख को पंचर करके ब्रेन बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद इसके अंदर तूड़ी भर के ट्रॉफी बना के वापस लेके जिस पोजीशन पे वो जानवर बैठ सकता है या नेचुरल कंडीशन में बैठा पाया जाता है, उस कंडीशन में इसको स्टोर करना होता है। जैसे कि हम सीधे रखते हैं, ये बाहर देखेंगे आप ब्रांच को ऐसे ही बैठा पाया जाएगा, उस पोजीशन पे स्टोर करना होता है। ये क्या देखिए, सांप कॉइल रहता है, फन बोलते रहता है, इसकी भी वही पोजीशन रखी हुई है। रखनी वही होती है जो उसकी नेचुरल पोजीशन हो। अब इसको प्रिजर्व करने के बाद यही खत्म हो जाएगा। बात आती है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए अंदर स्किन की तरफ क्या लगाएगा। नॉर्मली हम लोग डीडीटी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ले अंदर ही तरफ लगाते हैं स्किन की, सो दैट स्किन बाद में खराब ना। ब्रेन के लिए आर्सेनिक पाउडर का ब्रेन वाली जगह पे डालना बहुत जरूरी है नाक के थ्रू। रीजन इज वहां पे बैक्टीरिया लग गया, दैट बैक्टीरिया इज वेरी डेंजरस, इसलिए वहां पे इसके अंदर आर्सेनिक भरना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी प्रिजर्वेशन जो इंसेक्ट्स में चल रही है, इंसेक्ट्स में दो तरह की चलेगी। दिस इज एरल्डाइन प्रिजर्वेशन। एक रेजिन आता है एपॉक्सी रेजिन और एरल्डाइन, दोनों को मिक्स करके ये सब्सटेंस बनाया जाता है और ऑर्गेनिज्म को जो किल किया था उसको इसके अंदर रख के उसी तरीके से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको प्रिजर्व किया गया है, सो दैट उसके हर एक स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सके। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन बड़े जानवरों को इसके अंदर हम इस तरह से प्रिजर्व नहीं कर सकते, सिर्फ चपटे या बहुत छोटे जानवरों को हम इसके अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम मोलस्क्स की बात करें, सीपियों के लिए उनके शेल्स प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी क्लासिफिकेशन दी गई है वो दो एस्पेक्ट्स में दी गई है। मेजर क्लासिफिकेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ फुट, उसके पैर कैसे हैं और उनका शेल कैसा है। आगे जाके उसके गलफेड़े कैसे हैं उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन की गई। सबसे पहली क्लासिफिकेशन उनकी चलती है शेल के ऊपर, बेस के ऊपर, इसलिए शेल में से एनिमल निकाल के इसको धो के प्रिजर्व सीधा किया जा सकता है। इंसेक्ट्स में एक और प्रिजर्वेशन की जाती है, which is also dry preservation, which is called as stretching of insects. इंसेक्ट को पकड़ के नार्कोटाइज किया जाता है इथाइल एसिड के साथ, उसके बाद थॉरिक्स के अंदर पिन डाल के और उसके विंग्स को फैला के स्ट्रिप्स लगाई जाती है कि विंग्स उस स्टेज पे रखी जाए। ठीक है, ये भी एक प्रिजर्वेशन का तरीका है। प्रिजर्वेशन के बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या क्या चाहिए हमें चाहिए कि हमारा स्पेसिमेन खराब था। फॉर दैट नेफ्थलीन बॉल, इस तरह के केमिकल्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक सबसे ज्यादा रहता है। वो इंसेक्ट ना रहता है, इस कारण से आपको नेफ्थलीन यूज करना जरूरी है। दूसरी चीज, जब भी आपने स्टोर करना है
हर स्पेसिमेन के ऊपर एक लेबल लगना चाहिए। वो लेबल क्या कंटेन करेगा? एक तो उसकी ब्रीफ क्लासिफिकेशन, यहां पे आप देखें लिखा हुआ है, यहां पे क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर ऑफिडिया, टाइप कोबरा, नागालैंड, उसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया कि ये किस प्रजाति का है, किस जाति का है और ये जाति किस ग्रुप को बिलोंग करती है, वो इंफॉर्मेशन दी गई है। ये स्पेसिमेन हमने प्रोक्योर किया था फ्रॉम साइंटिफिक स्टोर। अगर आप लोग खुद करते हैं तो आज की डेट में मैंडेटरी है कि इसके ऊपर लिखा जाए नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तीन चीजें, नेम किसने पकड़ा, डेट कब पकड़ा एंड प्लेस कहां से पकड़ा, प्लेस ऑफ कलेक्शन। साथ में ये भी जरूरी है उसके लिए नीचे नोट लिखा जाए कि ऑर्गेनिज्म जिंदा था, मारा गया या ये मरा हुआ पाया गया, उसके ऊपर नोट लिखना भी आजकल अनिवार्य है। ये जो प्रिजर्वेशन जितने भी हैं, ये एक किसी भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। डॉक्टर पुरी साहब यूज एक्सप्लेनिंग अस जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास स्पेसिमेन पढ़े हुए, वो जलंधर भी नहीं, इवन जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट गुरुनानक यूनिवर्सिटी में है उससे ज़्यादा स्पेसिमेन हमारे पास है। Now, after physiology, I should come to another aspect, which is microscope. Very interesting, right? Because large animals can be seen. बड़े जानवरों को हम सीधा देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। छोटे जानवर, सूक्ष्म जीव, उनको कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स। ये माइक्रोस्कोप्स कई प्रकार के हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, डायसेक्शन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इसकी स्टेज है, लेंस है और एक ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जैसे ट्रांसमिट हो लाइट उसके लिए मिरर लगाया गया है। ये डायसेक्शन का सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर एक ही लेंस है। इसके बाद नई तरह के माइक्रोस्कोप है जिनको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये उसका एक पुराना मॉडल है जो सबसे पहले हुआ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर दो लेंस है, एक ऊपर एक नीचे। ऑब्जेक्ट को देखने वाला जो जानवर है वो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को देखने वाला ऑब्जेक्ट है। जहां से देखोगे, किसे देखोगे, आंख से, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट एंड आईपीस। यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप और बेहतर मॉडल में आ गया इन फॉर्म ऑफ दिस, व्हिच हैज गॉट बॉडी, इट्स पैनल, स्टेज, turret, and on this you have presence of the ions. यहाँ पे हमारे पास डिस्क है, रोटेटेबल डिस्क, जिसके ऊपर लगे हुए हैं डिफरेंट मैग्निफिकेशन के लेंसेस। स्टेज के साथ साथ एक और अटैचमेंट आ गई, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सेस। आपने स्लाइड ऑब्जर्व करी, स्लाइड तो काफी बड़ी है, उसके ऊपर एक डॉट जैसा जानवर पड़ा हुआ, कहाँ पड़ा हुआ है? अगली बार दोबारा देखना कैसे देखोगे? आप ढूंढोगे, घूमने के बाद जब आपने देख लिया, यहां से एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस दोनों की रीडिंग नोट कर ली। अगली बार करना क्या है? स्लाइड लगानी है, एक्स एक्सेस सेट करना है इतने नंबर, वाई एक्सेस इतने नंबर, पूरी स्लाइड में दोबारा ढूंढने की जरूरत है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके अंदर लेंसेज जो से आते हैं उसमें 10x, 5x, 10x, 40x, 100x। जो 100x लेंस है वो ऐसे नहीं चलेगा, उसके लिए हमें स्लाइड के ऊपर एक ऑयल डालना पड़ता है जिसको हम इमर्शन ऑयल कहते हैं। इमर्शन ऑयल एक फिल्म बना देगा, वो इसे हम टच करेगी तो ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 100x ये है, 10x ये है, तो तकरीबन 1000 गुना हमें इसको इंक्रीज कर दे सकते। अब इसको यूज करने का इसका रखता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर लेंसेज, चाहे वो आईपीस के लेंसेज हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इन लेंसेज को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। क्लीन रखने के लिए कई केमिकल्स अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, इथेनॉल वही यूज की जाती है। कई जगह पे बॉटनी वाले देखते हैं साइलिन यूज कर क्योंकि ज्यादा फास्ट साफ करेगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम आई क्योंकि ये लेंसेज ऐसे नहीं बने हुए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। एक लेंस को सीमेंटिंग मटेरियल से दूसरे लेंस से जोड़ा है तो एक लेंस बना।
अल्कोहल इन सीमेंटिंग मटेरियल्स को तंग नहीं करती, लेकिन ज़ाइलिन लगाया तो उससे सीमेंटिंग मटेरियल को खा लेना है, वहां पे फंगस बन जाएगा, और अगर वक्त फंगस बन गई पारदर्शिता खत्म, यू कैन नॉट सी थ्रू इट। इसीलिए इसको सिर्फ अल्कोहल से ही साफ किया जाता है हर तरफ से। अब ये एक सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, इसका एक दूसरा वर्जन है, इसको हम ट्राइसिप्लेक्स प्रोजेक्टर बोलते हैं। सेम माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव जो से यहां लगे हुए हैं, आईपीस यहां पे है, यहां से लाइट ना। इसके अंदर फायदा क्या है, स्लाइड लगाने के बाद यहां पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो स्लाइड की प्रोजेक्शन मैं दीवार पे ले सकता हूं और दीवार पे मैं डायग्राम चार्ट करके बना सकता हूं। तो ये ट्राइसिप्लेक्स प्रोजेक्टर। इसी का एक और एडवांस वर्जन आया विच इज कॉल्ड एज बायनोकुलर माइक्रोस्कोप। इसके अंदर अगेन ट्रांसमिटेड लाइट है, मेजर एंड माइनर एडजस्टमेंट स्क्रूज वो पड़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, बाकी सब कुछ सेम, बट यहां पे लाइट जो नीचे दी गई है उस कारण से आप उसको कमरे में कहीं पे भी रख के यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले माइक्रोस्कोप आपको लाइट में वाली जगह पे जाना पड़ेगा, लेकिन इसलिए कॉशन है, कभी भी माइक्रोस्कोप के सन की तरफ करके नहीं, हमेशा एंटी सन से जगह से लाइट देती है, क्योंकि अगर सन के रेस सीधे पड़ गई, वो सीधी कहां जाएंगी, अंदर, और वहां से आपकी आंख में आपका लेंस स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सन के अंदर इनको यूज नहीं करते। इसी तरीके से हमारे पास एक और एडवांस वर्जन आया विच इज कॉल्ड एज चाहिए ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਟਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਜਿਕ ਚਲੋ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀਟ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਡਰਾਈ ਹੀਟ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਇਸਟ ਹੀਟ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਮ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਟੋਕਲੇਵ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਕਲੇਵ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਟੋਕਲੇਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸੀਟੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਇਸਚਰ ਨੇ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੱਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, केमिकल ऐड किया या फिर मैं कहा स्पिरिट ऐड की है, तो स्पिरिट को आप सिंपली ब्लो करता कुछ नहीं है। जब तक स्पिरिट है उदों तक इन्हें अग लगनी है, जिवें स्पिरिट खत्म होनी है अग ने अपने आप हो जाए, राइट। ये स्टरलाइजेशन की बड़ी पुरानी टेक्निक है। असी स्टील के बर्तन जिहड़े ने पर्टिकुलरली इस दे नाल स्टराइल करते हैं, कच लई असी पर्टिकुलरली ऑटोक्लेव यूज करते हैं। हुण ऑटोक्लेव वैसे तो अंदर लैब दे विच पिया, देखिया होता है कि नहीं,
ਆਟੋਕਲੇਵ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਟੋਕਲੇਵ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਬੀਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਐਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।